नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रैक्टिस सेट के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आगे की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके पढ़ने कंपटीशन में बनता है, किस प्रकार के से क्वेश्चन बनता है, इसको देखते हैं। ठीक है ना। प्रश्न है, भारतीय संविधान का स्वरूप है, यानी जो भारतीय संविधान का स्वरूप है वो कैसा है पूछ रहा है। तो भारतीय संविधान का जो स्वरूप है, संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक, है ना। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि, मतलब पूछ रहा है भारतीय संविधान भावना में एकात्मक क्यों है? क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, सही है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, ये भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? जो संविधान में उल्लेखित, यानी कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार भारत की जो नागरिकता है कितने आधार पे प्रदान की जाती है ना। नहीं कह रहा है भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो एक ही प्रकार की नागरिकता प्राप्त है, जिसे आप एकहरी नागरिकता कहते हैं ना। तो एक प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिया है, क्या भारत के नागरिकों के संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों की भांति राज्य की नागरिकता प्राप्त है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो नागरिकता दी गई है उस तरह भारत में नागरिकता नहीं दी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो नागरिकता प्रदान की गई है, दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है। ठीक है ना। लेकिन भारत में एकहरी नागरिकता प्रदान की गई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता और भारत की नागरिकता दोनों में अंतर है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत की नागरिकता निम्न में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? ये कह रहे हैं कि भारत की जो नागरिकता है कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो जन्मजात के आधार पर, सही है। वंशानुक्रम के आधार पर, सही है। देशीकरण के आधार पर, ये भी सही है। किसी क्षेत्र के भारतीय संघ में प्रविष्ट हो जाने से, तो ये भी सही है। यानी कि ये चारों सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ। संविधान के उपबंधों के अधीन किस प्रकार से किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? जैसे पूछ रहे हैं नागरिकता समाप्त कैसे कैसे हो सकती है या क्यों हो जाती है। तो जैसे स्वयं आपने त्याग दिया हो अपनी नागरिकता भारत की, तो भी जा सकती है नागरिकता। पर्यावसन करने पर भी जा सकती है ना। जैसे कहीं आप दूसरे जगह की नागरिकता, किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो, तो यहाँ की भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। वंचित किए जाने का तात्पर्य मतलब सरकार ने आपकी नागरिकता छीन ली हो, तो इस आधार पे भी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो उपयुक्त में से सभी होगा। अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो कह रहे हैं निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? तो ये पूछ रहे हैं कि कब कब नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो निर्वाचन के दौरान नहीं किया जा सकता, आपातकाल के दौरान नहीं किया जा सकता, युद्ध के दौरान नहीं किया जा सकता। उपयुक्त में से सभी, तो सभी है ना। तो निम्न आधार पे भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। ये स्थिति है, अगर ऐसा आपातकाल, निर्वाचन है या युद्ध की स्थिति है, तो नागरिकता नहीं समाप्त की जा सकती। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किसी नागरिक द्वारा किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता देशीकरण द्वारा प्राप्त कर लेने पर क्या उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी? तो हाँ, ये तो समाप्त हो ही जाएगी। किसी देश की नागरिकता यदि आपने प्राप्त कर लिया हो तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, है ना। अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किए हों, उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा।
यानी कि कब से समझा जाएगा। ये कह रहे हैं कि ऐसी कब स्थिति पैदा हो गई है जब से भारत की नागरिकता माना जाएगा, 26 जनवरी 1950। कह रहे हैं कि ऐसे सभी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किए हों, उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। 26 जनवरी 1950 के पहले 26 जनवरी 1950 के बाद जितने भी जन्म लिए हैं, उन्हें भारत में जिन्होंने जन्म लिया है, उन्हें भारत के नागरिकता प्रदान की जाएगी। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं। तो भारतीय नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है, तो कौन सा अधिकार प्राप्त है? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, सही बात है, नौकरियों आदि में भी जो होता है सार्वजनिक पद होते हैं, तो कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, सही बात है। संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, सही बात है। लोकसभा व विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार, ये भी सही बात है। अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, तो ये भी सही है, यानी उपयुक्त में से सभी सही है। ये जो बातें कही गई हैं, जो विषय दिए गए हैं, वो गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है ना। अगले प्रश्न की तरफ, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? ये कह रहे हैं कि संसद द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम, या नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1955 में। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बराबर कंपटीशन में आपके पूछता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों को कितने प्रवर्गों में रखा गया है, यानी राज्य का जो बंटवारा है कितने वर्गों में किया गया है, ठीक है ना। तो इसके लिए दिया है 4 वर्गों में इसका विभाजन किया गया है ना। समूह क ख ग, है ना, क ख ग घ, यानी कि जैसे जो श्रेणी विभाजित की गई है, तो 4 भागों में राज्यों को विभाजित किया गया। मूल संविधान में नागरिकों की संख्या कितनी थी? यानी कह रहे हैं मूल संविधान में राज्यों की संख्या पूछ रहा है, कितनी थी? तो मूल संविधान में वैसे देखा जाए तो 27 नहीं, मूल संविधान में इस समय तो भाई 29 राज्य हैं, है ना। अब तो हो गए 29 हो गए। करंट अफेयर का मामला ये है, तो ये भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि संवैधानिक मूल संविधान में वर्तमान में कितने राज्यों का उल्लेख किया गया है, तो 29 राज्यों को लगाइएगा। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों में को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो जो राज्यों का प्रवर्ग विभाजित किया गया था, है ना, 4 प्रवर्गों में विभाजित किया गया था, तो क्या है कि उसकी समाप्ति के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग जो बनाए गए थे, तो किसकी पूछ रहा है कि उसके अध्यक्ष कौन थे या किसने गठित किया था? तो फजल अली जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष रहे, पहले अध्यक्ष रहे। उसके बाद 2 सदस्य रहे हैं, के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू, है ना, हृदयनाथ कुंजरू। ये जो है 2 सदस्य रहे हैं, फजल अली अध्यक्ष रहे हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के, ठीक है ना। तो इसमें फजल अली होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपके कंपटीशन में पूछता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? 1956 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या जो है क्रमशः कितनी है? तो राज्य पुनर्गठन 1956 के पश्चात राज्य और संघ के क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो इसमें बता रहे हैं 14 और 5, यानी कि उस समय जब राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 लाया गया था, तो उस समय राज्यों और संघों की संख्या पूछ रहा कितनी थी? तो 14 राज्य थे और 5 संघ थे, ठीक है ना। तो 1956 के परिप्रेक्ष्य पूछ रहा है, तो कौन सा होगा? 14 राज्य थे, 5 संघ थे। अगला प्रश्न है, भारत किस प्रकार अन्य राज्य क्षेत्र अर्जित कर भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकता है? ये कह रहे हैं भारत किस प्रकार अन्य राज्य क्षेत्र अर्जित कर भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकता है? तो कैसे? विधि न्यागम द्वारा, सही बात है। संधि द्वारा, सही बात है। अभ्यर्पण द्वारा, सही बात है। विजय द्वारा, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी है।
तो जैसे राज्य क्षेत्र अर्जित कर भारत संघ में सम्मिलित कर सकता है, तो ये इस माध्यम से भी कर सकता है, विजय द्वारा, संधि द्वारा, अभ्यारण्य द्वारा, अभ्यर्पण द्वारा, विधि न्यायगमन द्वारा भी कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारत ने कराईकल, माहे, यमन सहित पांडिचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्पित कर दिया था? यानी कि जो ये विभाजित थे, कराकल था, माहे थे, ये नाम था, पांडिचेरी, तो ये फ्रांसीसियों ने कब भारत को सौंपा था या कब दिया था? 1954 में दिया था। ठीक है ना, 1954 में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पुदुचेरी पूर्ववर्ती पांडिचेरी नाम है को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? है ना, तो पांडिचेरी को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था 1962 में। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न ही है, 1962 में। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया या मिला लिया गया? तो 1965 में। ठीक है ना, तो गोवा को अंतिम रूप से जो विजित किया गया था 1965 में भारत से संघ में मिला लिया गया था। ठीक है ना, तो पुर्तगालियों से छीन लिया गया था, पुर्तगालियों को भगा दिया गया था 1965 में। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का आरक्षित राज्य था? उस समय संविधान जब लागू हुआ तो भारतीय संघ का आरक्षित राज्य कौन सा था? तो इसमें देखेंगे तो सिक्किम जो है ये भारतीय संघ का आरक्षित राज्य रहा है, सिक्किम। इसके लिए बाकायदा संविधान संशोधन भी है, इसका नाम भी चेंज किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष सिक्किम को भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1975 को। 1975 को सिक्किम को भारतीय संघ में संयुक्त राज्य का, सह राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, इसके लिए बाकायदा संविधान संशोधन भी किए गए थे। अगला प्रश्न है, किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो या अधिक राज्यों को या राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? तो स्वाभाविक है, राज्यों का गठन हो, राज्यों का विभाजन हो, राज्यों के संबंध में कोई कानून बनाना हो, इस तरह से। तो ये संसद का काम है। ठीक है ना, संसद का काम है, राज्य के क्षेत्रों की सीमा, क्षेत्रों में परिवर्तन हो, है ना, नए राज्यों का गठन हो, ये सभी काम जो है संसद करती है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बराबर वनडे कंपटीशन में आता है। राज्य के पुनर्गठन हेतु क्या संवैधानिक संशोधन आवश्यक है? तो राज्य के पुनर्गठन हेतु क्या संवैधानिक संशोधन आवश्यक है? तो राज्य के पुनर्गठन हेतु संवैधानिक संशोधन हाँ आवश्यक नहीं है, ये कोई आवश्यक नहीं है, वैसे भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यों के पुनर्गठन हेतु विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व क्या राष्ट्रपति के सिफारिश की आवश्यकता होती है? तो बिल्कुल होती है। यदि राज्य के पुनर्गठन का कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया है तो राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता पड़ती है ना। अगला प्रश्न है, राज्यों के पुनर्गठन के लिए विधेयक को संबंधित राज्यों के विधानमंडल को उनके विचार के लिए भेजा जाता है। यह प्रक्रिया कब अपनाई जाती है? तो कब अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के सिफारिश के पूर्व। यानी कि जैसे कोई विधेयक है राज्य पुनर्गठन के लिए, तो संसद में यदि पास हो गया हो या राज्य विधानमंडल से भी पास हो गया हो तो भी राष्ट्रपति की सिफारिश जो है इसके पूर्व अनिवार्य है। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, इस संदर्भ में क्या राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा प्रकट किए गए मतों से आबद्ध होता है? तो हाँ होता है। अगर मान लीजिए मत विभाजन हो गया राज्य पुनर्गठन का, तो उसके लिए क्या है कि मत विभाजन भी हो सकता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, क्या संसद केंद्र शासित क्षेत्रों को राज्य का दर्जा प्रदान कर सकती है? तो क्यों नहीं, प्राप्त कर सकती है।
संसद केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा दे सकती है, राज्य को केंद्र का दर्जा दे सकती है, तो ये तो अधिकार है ही संसद का। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? देखिए, राज्य के संबंध में कोई कानून बनाने का जो अधिकार हो संसद का है, तो संसद राज्य के क्षेत्र को घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा किसी राज्य का नाम किया जा सकता है? तो संसद द्वारा राज्य का नामों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, क्षेत्रों में परिवर्तन, है ना, तो ये संसद द्वारा। निम्न में से देखिए, राज्य के संबंध में जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य विधानमंडल का है, लेकिन यदि अगर इस तरह सीमाओं में परिवर्तन हो, क्षेत्रों में परिवर्तन हो, नामों में परिवर्तन है, तो ये कार्य करने का अधिकार किसका है? संसद का है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारतीय संघ में शामिल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 2 क और 10वीं अनुसूची शामिल की गई है? तो इसके लिए बाकायदा अनुच्छेद 2 का ये सिक्किम के लिए है। ठीक है ना। कह रहा है किसी भारतीय संघ में शामिल करने के लिए, यानी कह रहा है किस राज्य को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए अनुच्छेद 2 का भी जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया था? सिक्किम राज्य को। ठीक है ना, सह राज्य का दर्जा दिया गया। अगला है, वर्तमान में भारतीय संघ में क्रमशः कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और लगभग 28 राज्य हो गए, है ना। तो ये थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति है समसामयिक में या करंट अफेयर में, ज़रा देख लीजिएगा वर्तमान में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो संभवतः मैं जान रहा हूँ कि ये 29 जो है, 28 जो है राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इस तरह से कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के किसी भूक्षेत्र को विदेशी राज्य को हस्तांतरित करने के लिए क्या संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पड़ती है? तो हाँ, पड़ती है। यदि कोई भारतीय संघ है, भारतीय संघ क्षेत्र है या उसका भूभाग है, अगर विदेशी राष्ट्र को देना हो तो संविधान संशोधन तो करना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न है, किसी विदेशी राष्ट्र के भूक्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है? तो हाँ, तो भी होती है। भारतीय क्षेत्र को विदेशी में, विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाए, दोनों के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भूक्षेत्र को भारत ने 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 द्वारा पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दिया था? तो ये वेरूबाड़ी ना, वेरूबाड़ी जो क्षेत्र था ये पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 9वें संविधान संशोधन 1960 को। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या स्वाधीनता के पूर्व भारत की जनता को मौलिक अधिकार प्राप्त था? तो स्वतंत्रता से पूर्व पूछ रहे हैं कि मौलिक अधिकार प्राप्त था, तो प्राप्त तो नहीं था, सीमित था, है ना, सीमित था। तो इसमें सीमित दिया है, सीमित रूप में था, सही बात है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 में किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई रिपोर्ट में भारतीय जनता के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी? तो ये कह रहे हैं कि 1928 में किसकी अध्यक्षता में, तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो लाई गई थी, तो उसमें अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग इन्हीं के द्वारा की गई थी। ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार की मांग किसने सबसे पहले किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार किन्हें प्राप्त हैं? तो मौलिक अधिकार किन्हें प्राप्त हैं? तो देश के सभी नागरिकों को प्राप्त है। स्वाभाविक है भाई, जो संविधान का मौलिक अधिकार है तो देश के प्रत्येक नागरिक के लिए प्रदान किया गया है ना। तो यही सही है, देश के सभी नागरिकों के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार क्या है? पूछ रहा है। तो असीमित है। वैसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार असीमित है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, क्या भारत की जनता को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है? तो हाँ, स्वाभाविक है, प्रकृति का संरक्षण है, उसका संवर्धन है, ये तो अधिकार प्राप्ति है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है?
संविधान के किस भाग में? भाग 3 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वनडे कंपटीशन में बना रहता है। भाग 3 मौलिक अधिकार। क्या भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के प्रावधान अन्य किसी देश के संविधान की तुलना में अधिक विस्तृत हैं? तो स्वाभाविक है, बिल्कुल भाई, अन्य देशों की तुलना में भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है तो वो विस्तृत तो है ही। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों की कुल कितनी संख्या है? तो 23 अनुच्छेद है इसके लिए। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कंपटीशन में आता है। तो आपके जो मौलिक अधिकार कुल दिए गए हैं 23 है उनकी संख्या, 23। अगला है, संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को निम्न में से किस वर्ग में रखा जा सकता है? तो किस वर्ग में रखा जा सकता है? ये एक सर्किल बनाया है। अधिकांश नकारात्मक किंतु कुछ सकारात्मक की श्रेणी में रखा जा सकता है। अधिकांश का रहा है नकारात्मक और कुछ सकारात्मक। तो मौलिक अधिकारों की अवहेलना होती है, स्वाभाविक है ना, और कुछ सकारात्मक इसके परिणाम भी हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के उपभोग के संदर्भ में क्या भारतीय नागरिकों और गैर भारतीय नागरिकों में भेद किया गया है? तो केवल कुछ मौलिक अधिकार के संदर्भ में है ये, कि जैसे कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो गैर नागरिकों को प्राप्त हैं और कुछ जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है ना। अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रकार के मौलिक अधिकारों पर अधिक बल दिया गया है? तो राजनीतिक और सामाजिक दो बातें हैं। देखिए, किस प्रकार के मौलिक अधिकारों पर बल दिया गया है? तो राजनीतिक एवं सामाजिक मौलिक अधिकार पर विशेष बल दिया गया है, राजनीतिक और सामाजिक। अगला प्रश्न, निम्न में से किन पर मौलिक अधिकार बाध्यकारी है? तो किन पर मौलिक अधिकार बाध्यकारी है? केंद्र सरकार पर बाध्यकारी, राज्य सरकार पर, स्थानीय निकाय पर, उपयुक्त में से सभी। तो सभी में ये बाध्यकारी है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य क्षेत्र के बाहर किंतु भारत सरकार के नियंत्रण में रहने वाले भारतीय नागरिक क्या संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार का आश्रय ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं। भाई, जो भारतीय राज्य क्षेत्र के बाहर हैं किंतु भारत सरकार के नियंत्रण में रहने वाले भारतीय नागरिकों को क्या संविधान के उल्लेखित मौलिक अधिकार का आश्रय ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं। जो भारत का नागरिक है, तो प्रत्येक भारत का नागरिक जो है मौलिक अधिकार का आश्रय ले सकता है, भले वो विदेश में रह रहा हो तो क्या, अगर भारत की नागरिकता है तो ले सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में से कुछ से सशस्त्र बलों के सदस्यों को वंचित रखने के संबंध में निर्णय ले सकता है? तो संसद ले सकती है। अगर मान लीजिए कुछ मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो या कुछ मौलिक अधिकार से अगर किसी सदस्य को वंचित करना है, तो इसका अधिकार जो है किसे मिला है? संसद को मिला है। संसद जो है सशस्त्र बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकार से वंचित कर सकती है। दिया है, संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में से कुछ से सशस्त्र बलों के सदस्यों को वंचित रखने के संबंध में निर्णय ले सकती है, तो संसद ले सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार प्रारंभ से ही है? भाई, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार तो शुरू से ही है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने में निम्न में से किसका साथ है? तो मौलिक अधिकार को बनाने में न्यायिक बल का, जैसे कह रहे हैं संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए निम्न में से किसका साथ है? तो न्यायिक बल का। स्वाभाविक है कि न्यायपालिका आपके मौलिक अधिकार की सुरक्षा करती है और उसका हनन होने पर, है ना, तो दंड के भागीदार बनते हैं। तो मौलिक अधिकार का जो प्रभावी स्वरूप है तो ये न्यायपालिका के द्वारा ही दिया गया है। अगला का प्रश्न है, संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है ना। यदि उल्लेखित जो मौलिक अधिकार हैं संविधान में, अगर निलंबन करने का अधिकार है तो राष्ट्रपति को, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बराबर कंपटीशन में आता है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को कौन संशोधन कर सकता है? तो संसद कर सकती है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है ये भी। मूल संविधान ने भारतीय नागरिकों को मूलतः स्वतंत्रता के कितने अधिकारों को उपलब्ध कराया था? स्वतंत्रता के कितने अधिकारों को उपलब्ध कराया था? 7, ठीक है ना।
तो 7 उपलब्ध कराया था। कह रहे हैं मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को मूलतः स्वतंत्रता के कितने अधिकारों को उपलब्ध कराया था, तो 7 प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार को उपलब्ध कराया था। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की संख्या घटा करके 6 कर दी गई, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। 44वें संविधान संशोधन 1978 में, भाई 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो मौलिक अधिकार हैं, हाँ, इनकी संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई थी। तो शुरुआत में 7 थी, तो बाद में 6 कर दी गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया था, तो संपत्ति का मौलिक अधिकार क्या कर दिया गया, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, यानी मूल अधिकार बना दिया गया, है ना, या मौलिक अधिकार बना दिया गया, है ना, सॉरी, ये मौलिक अधिकार था, यानी मूल अधिकार था। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, इसे समाप्त करके क्या कर दिया गया, इसे कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, है ना। तो किस संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अगला प्रश्न है, उपयुक्त संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पूर्व संपत्ति के अधिकार का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनुच्छेद 19 में था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अब संपत्ति का अधिकार केवल एक क्या है, वैधानिक अधिकार है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार से संबंधित गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद में निर्णय दिया था, तो किस वर्ष दिया था, 1967 में दिया था, है ना। 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद में निर्णय दिया था मौलिक अधिकार के संबंध में। अगला प्रश्न है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बराबर बड़े कंपटीशन पूछता है। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था, संसद मौलिक अधिकारों को कतिपय संशोधन नहीं कर सकती है, यानी कि संसद को मौलिक अधिकार को कतिपय संशोधन नहीं करने का अधिकार दिया गया है, यानी कि सीमित अधिकार है, पूर्ण अधिकार नहीं, सीमित अधिकार है। तो ये दिया है, तो ये प्रश्न जो है बराबर आता है कि गोलकनाथ मामले में कौन सा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का आया था, तो संसद मौलिक अधिकारों को कदापि संशोधन नहीं कर सकती है। तो संसद जो है मौलिक अधिकार को संशोधित नहीं कर सकती है, यही निर्णय आया था। बहुत अभूतपूर्व परिवर्तन हो गया था, और आप जानते भी होंगे, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद के अपने ही निर्णय को उलट दिया था। अब देखिए, एक बाद फिर जुड़ गया था, और अपने निर्णय को ही गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो मामला था उसे निर्णय को उलट दिया था। तो मुख्य रूप से ये जो मामला है, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, ये मामला जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के बाद के निर्णय को उलट दिया था, तो जो संसद मौलिक अधिकार को कदापि संशोधित नहीं कर सकती, ये तो गोलकनाथ के मामले में निर्णय आया था। और असीमित अधिकार जो दिया गया संसद को, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में दिया गया था, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट मुझे विश्वास है कि अच्छा रहा होगा आपके लिए, और अगली वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।